Hello and welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and you all know that we are continuing the lecture series for job related awareness of multiple choice questions. Okay, and this is for the post of High Court Junior Assistant, and this is our part third for MCQs of job related awareness. And in this lecture, we will complete over 20 MCQs, and I hope you guys have corrected the 25th question of first lecture, which was not voluntarily but accidentally. That was an accident. I won't say that was a mistake. That was not done mistakenly. मैं कहता हूँ उसको एक्सीडेंटली मेरे से हो गया था कि वहां पे ऑप्शन थर्ड टिक करना था क्वेश्चन नंबर 25 का, बट आई हैव गिवन कंसिडरेशन टू पार्ट फोर्थ. तो जो क्वेश्चन 25 का आंसर था वो पार्ट थर्ड था, उसमें मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ, उसको करेक्ट कर लीजिएगा. जो पार्ट वन में था, जो हमारा पार्ट वन था, उसका क्वेश्चन नंबर 25 जो था, उसका आंसर जो था पार्ट थर्ड था, जिसमें ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है और किसके साथ कंसल्ट करके करता है. कंसल्टेशन का तो क्वेश्चन में नहीं था, यही था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है. तो उसका आंसर आ जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी और हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी. तो मैंने आपको चौथा पार्ट टिक करवा दिया जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंक्लूडेड थे, हाई कोर्ट के जजेस इंक्लूडेड नहीं थे. तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी कहीं पे भी गलती नहीं है. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से. पार्ट थर्ड है बेटा, देख लीजिएगा. हु इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ पार्टीज इन द कोर्ट. कोर्ट के अंदर पार्टीज की अटेंडेंस को कौन इंश्योर करता है? कौन कोर्ट के अंदर पार्टीज की अटेंडेंस को इंश्योर करता है? ये पार्टीज कौन सी हैं? ये पार्टीज है प्लेंटिफ, केस करने वाला, डिफेंडेंट. ठीक है जी. उसके बाद आप कंप्लेनेंट ले लीजिए, रिस्पोंडेंट ले लीजिए. ठीक है जी, एक्यूज ले लीजिए, जो भी, मतलब ये सारी पार्टीज जो है इनका कोर्ट में होना कौन इंश्योर करता है? तो आंसर आ जाता है हमारे पास. देखिए चार ऑप्शन है, नाजिर, स्टेनोग्राफर, अहलमद और रीडर. तो इसका आंसर आ जाता है रीडर. रीडर इंश्योर्स the attendance of parties in the court. Who among the following is also known as the senior clerk? Senior clerk किसको कहा जाता है? देखिए क्लर्क और सीनियर क्लर्क, यहां पे थोड़ा सा मसला फंस जाता है. सीनियर क्लर्क किसको कहा जाता है? Who is senior clerk? सोचिए इस पे जरा. सीनियर क्लर्क किसको कहा जाता है? सीनियर क्लर्क कहा जाता है नाजिर को, स्टेनोग्राफर को, अहलमद को या रीडर को? तो सीनियर क्लर्क कहा जाता है रीडर को ही. सीनियर क्लर्क भी कहा जाता है. अच्छे से याद रखिएगा इसको. सीनियर क्लर्क, ये मैंने जब आपको रीडर पढ़ाया था तो ऐसे मैंने रीडर लिखा था, ब्रैकेट में सीनियर क्लर्क लिखा था. ठीक है जी, ऐसे लिखा हुआ था मैंने, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा. नेक्स्ट आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ए लीगल क्लर्क. सीनियर क्लर्क तो हमें रीडर को बता दिया, लेकिन लीगल क्लर्क किसको कहा जाता है? हु इज लीगल क्लर्क? तो लीगल क्लर्क नाजिर को कहा जाता है, स्टेनोग्राफर को कहा जाता है, अहमद को कहा जाता है, रीडर को कहा जाता है. लीगल क्लर्क इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस हु कैन इशू, बेटा ये अलग अलग है, कैन अलग है, इशू अलग है. ठीक है, कैन इशू. हु कैन इशू इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स टू temporarily stop proceeding until other courts hear the appeal. तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को देखिए, क्या होता है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, जरा रिकैप्चुलेट कीजिए. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है एक इंटरिम ऑर्डर, एक टेम्परेरी ऑर्डर जो थोड़े टाइम के लिए वैलिड होता है, परमानेंट ऑर्डर नहीं होता है. ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है. तो कुछ भी कोई केसेस हो जाते हैं, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा एक आदमी है जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास करता है प्रोसीडिंग को स्टॉप करने में कोर्ट के अंदर? ठीक है जी, जब तक के मतलब उनकी कोई अपील वगैरह सुन ना ली जाए. रजिस्ट्रार जनरल, जॉइंट रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार जो है वो क्या करते हैं? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पास करते हैं, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पास करते हैं. ठीक है जी, रजिस्ट्रार इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पास करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीनियर सिविल जज इज आल्सो नोन एज. सीनियर सिविल जज को हम क्या कहते हैं बताइए? सीनियर सिविल जज इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज, सब जज, मुंसिफ जज या नन ऑफ द अबव. अभी आप लोगों ने जवाब देना कि क्या क्या कहा जाता है सीनियर सिविल जज को.
ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, मैंने ऑब्लिक करके डाला था, मैंने कहा था कि आप इसमें अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या कहा जाता है सीनियर सिविल जज को। देखिए, मैंने आपको कहा था जूनियर सिविल जज ऑफ, मतलब सिविल जज ऑफ जूनियर डिवीजन, जब नए नए हमारे मुंसिफ वगैरह लगते हैं, उसको मुंसिफ भी कहा जाता है, वो लगते हैं तो उनको हम जूनियर जज या जज ऑफ सिविल जज ऑफ जूनियर डिवीजन कहा जाता है। तो सीनियर सिविल जज किसको कहा जाता है यहाँ पर? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज तो सीनियर ऑब्वियसली है, मुंसिफ सबसे नीचे आ गए, नन ऑफ द तो आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है सब जज। सब जज को सीनियर सिविल जज कहा जाता है, ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट पास ए डेथ सेंटेंस? फांसी की सजा कौन नहीं दे सकता इनमें से? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज या नन ऑफ द अबव? देखिए, जब मैंने आपको सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है, ये कोई भी इंप्रिजनमेंट या सेंटेंस जो है पास कर सकते हैं। सॉरी, इंप्रिजनमेंट नहीं, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक ये पास कर सकते हैं, इवन के डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते हैं। लेकिन डेथ सेंटेंस में इनके पास एक चीज एक्स्ट्रा, वो ये है कि इनको हाई कोर्ट से इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कराना पड़ता है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ता है कि हमने फला बंदे को डेथ सेंटेंस दिए, तो आप देख लीजिए अगर ये सही है तो उसको इसको एग्जीक्यूट करवा दीजिए इस सेंटेंस को, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। और ये शायद से 10 साल से ऊपर, 10 साल के ऊपर, ये मैं शायद से इसलिए बोलता हूं ताकि आप खुद भी देखो, जाकर वापस से नोट्स खोलो, ठीक है। 10 साल से ऊपर की सजा ये किसी को नहीं सुना सकते। फिर से कह रहा हूं, 65% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 35% ही ऐसे हैं जो वीडियो देखते भी है और सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो मेरा भी ख्याल रखो, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिले, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को मतलब देखना ही देखना है, देखोगे नहीं तो ऑब्वियसली फेल हो जाओगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, ठीक है। तो ये हो गया, ओके जी। चलिए नेक्स्ट, कोई इंपॉर्टेंट बात आई थी, स्किप होगी दिमाग से। हो, बड़ी जबरदस्त बात करने लगा था मैं। हाँ जी, बात ये करने लगा था कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाइए। पूरे जितने भी 1 से लेकर 15 तक मेरे लेक्चर्स हैं, उनकी पीडीएफ नोट्स वहां पड़े हैं। और जो एमसीक्यूज में करा रहा हूं, एमसीक्यू के भी आपके नोट्स मिल जाएंगे। आंसर्स मैंने नहीं डाले, आंसर्स देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, है ना सही। अगर आप एमसीक्यू के आंसर्स चाहते हैं तो आंसर देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी एमसीक्यू आपके पढ़े, आप खुद घर जाके लगाइए, निकालिए उसका प्रिंट और लगाइए अपने अंदाजे से, ठीक है, कीजिए प्रैक्टिस। तो टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां देख लीजिएगा जाके। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास मे पास अ सेंटेंस ऑफ, जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, याद रखना, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की सबसे पहले ये चीज देखनी है कि मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी सजा दे सकते हैं किसी को। इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज। 2 साल की सजा, मतलब 2 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते और 5000 रुपए से ज्यादा फाइन नहीं कर सकते, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि 1 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते और 5000 से ज्यादा फाइन नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन है कि 1 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते और 10,000 से ज्यादा फाइन नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन है कि 2 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते और 10,000 से ऊपर फाइन नहीं कर सकते। जरा इसको वापस से अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा आप फंस जाओगे, क्योंकि मैंने एक वर्ड का डिफरेंस रखा हुआ बीच में। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर बनता है? देखिए, 2 साल की सजा 5,000 रुपए फाइन, 1 साल की सजा 5,000 रुपए फाइन, 1 साल की सजा 10,000 रुपए फाइन, 2 साल की सजा 10,000 रुपए फाइन, ठीक है। कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड, 1 साल से ज्यादा की सजा और 5,000 रुपए से ज्यादा का फाइन जो है वो हमारे मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं कर सकते किसी को, ठीक है जी। मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वो नहीं कर सकते किसी को। नेक्स्ट आ जाता है 8th क्वेश्चन, विच लॉ इज एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। किसी एक पार्ट के लिए अगर कोई खास कानून बनाया जाता है, खास लॉ बनाया जाता है किसी एक पार्ट के लिए,
इंडिया के किसी एक पोर्शन के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वो कौन सा कानून होता है? सब्सटैंटिव लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ होता है, लोकल लॉ होता है या स्पेशल लॉ होता है? देखिए बेटा, इन सारे ऑप्शंस में मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो इसलिए मैं सबकी डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा लोकल लॉ। लोकल लॉ ऐसा होता है जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जाता है, ठीक है जी। उसको हम क्या कहते हैं? लोकल लॉ कहते हैं। इसका ये आंसर है बेटा, अच्छे से देख लीजिएगा ये डेफिनेशन, इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। और मुझे बताइए कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो कहां तक की सजा दे सकते हैं किसी को, उसको भी कंफर्म कीजिएगा। Which of the following law defines the right and duties of citizens and relationship between the people and state? कौन सा लॉ है जो राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करते हैं सिटीजन्स की, राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करते हैं सिटीजन्स की, और पीपल और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप भी बताते हैं? ऐसा कौन सा कानून है बेटा? सब्सटैंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, लोकल लॉ है या स्पेशल लॉ है? इसका आंसर आ जाता है सब्सटैंटिव लॉ। एक ऐसा लॉ है, कोई भी लॉ हो सकता है, ठीक है। सब्सटैंटिव लॉ जो होते हैं वो एक तो राइट और ड्यूटीज लोगों की बताते हैं, तो और वो रिलेशनशिप बताते हैं इंसानों का और स्टेट के बीच में। तो मुझे बताइए कि इसके लिए इस वक्त हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी फिट बैठती है? तो मुझे ऐसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मतलब ऐसा नहीं कि और लॉज नहीं है जो ये सब नहीं बताते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सब्सटैंटिव लॉ, मुझे जहां तक मेरी सोच है कि बेस्ट बेफिटिंग एग्जांपल है। विच लॉ इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली? कौन सा लॉ होता है जो किसी एक खास काम के लिए, खास चीज के लिए होता है? मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट है, मैंने उस दिन भी आपको यही एग्जांपल दी थी, वो सिर्फ गाड़ियों के लिए है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। पॉक्सो है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है, ठीक है। अब उसी के ऑल्टरनेटिव में आप देख लीजिए आईपीसी है, आईपीसी उसमें आप अबेटमेंट से लेकर, थेफ्ट से लेकर, एक्सटॉर्शन से लेकर, रॉबरी से लेकर, फॉर्जरी से लेकर, रेप से लेकर, मर्डर से लेकर, हर्ट से लेकर, ग्रीवियस हर्ट से लेकर, कन्फाइनमेंट से लेकर, रेस्ट्रेंट से लेकर, मतलब कोई भी चीज नहीं छोड़ते, सारी चीजें कवर कर लेते। तो वो जो है ना वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे महदूद नहीं रहता, वो एक वाइडर लॉ हो जाता है, ठीक है। उसमें मतलब बंडल ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन ये कहता है कि एक ऐसा लॉ होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाया जाता है, तो उसके लिए एक जनरल नाम क्या है? सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, लोकल लॉ या स्पेशल लॉ? तो इसका आंसर कौन सा आ जाता है? स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ जो होता है ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। एनर्जी नहीं बचती है यार, बहुत एनर्जी लगती है। Which is an offense for a police officer has no authority to arrest without warrant? कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो विदाउट वारंट किसी इंसान को अरेस्ट करे? कौन सा ऐसा क्राइम है, कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते वारंट के बगैर? अगर पुलिस ऑफिसर के पास मजिस्ट्रेट का वारंट नहीं है वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। एक गुना ऐसा भी है, कौन से टाइप का गुना कहते हैं उसको, ठीक है जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, हीनियस क्राइम या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर आ जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, यहाँ ऑफेंस लिखना बेटा इनके सामने, सारों के सामने ऑफेंस, हीनियस क्राइम तो ऑफेंस ही है ऑब्वियसली। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ये ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस जो है वो विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, विदाउट वारंट आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है जी। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, बोथ और नन ऑफ द अबव? ये मैंने आपको अलग अलग बताया, दोनों का बता देता हूँ। इंक्वायरी जो है हमेशा कोर्ट द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, बात याद रखिएगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमेशा पुलिस द्वारा की जाती है, पुलिस द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? इंक्वायरी। इंक्वायरी जो है वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट करता है, याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमेशा पुलिस के द्वारा की जाती है, ठीक है। विच लॉ रेफर्स टू द लॉज, रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न हाउ अ कोर्ट कंडक्ट्स इट्स बिजनेस एंड द वे इन विच कोर्ट केसेस प्रोसीड? कौन सा लॉ है जो हमें रूल्स, लॉज या गाइडलाइंस देता है, जो हमें प्रोसीजर बताता है
कि कैसे कोर्ट ने काम करना है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर किसी भी केस में पूरी लाइन जो फॉलो अप है वो कैसे, मतलब कैसे फॉलो करना है। तो मान लीजिए किसी ने केस किया, कंप्लेंट की, कंप्लेंट को कैसे सुनना है, कब समन्स भेजने हैं, कब वारंट भेजने हैं, कब पार्टीज को बुलाना है, कब अपना जो केस है उसको सुनना है, कब विटनेसेस को बुलाना है, कब उनका एग्जामिनेशन करना है, कब क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, कब ऑर्डर्स देने, कब मतलब पूरा प्रोसीजर कौन सा लॉ में बताता है। तो ऑब्वियसली कौन सा लॉ है, सब्सटैंटिव, प्रोसीजर, लोकल, स्पेशल। प्रोसीजरल लॉ है, नाम से ही पता लगता है कि प्रोसीजर जो यही बताएगा, ठीक है जी, जिस हिसाब से कोर्ट प्रोसीड करता है। मैंने थोड़ा मुश्किल करके क्वेश्चन डाला था ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन मैंने आपको डिस्कशन में ही क्वेश्चन आसान करके बता दिया। ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट इज कॉल्ड। जो पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं मैजिस्ट्रेट को या फिर कोर्ट को, उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, पुलिस सूट, पुलिस कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट और पुलिस परफॉर्मा। इसका आंसर आ जाता है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है उसको, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस सूट तो कुछ होता ही नहीं यार, क्या क्या ही ऑप्शन बनाया मैंने, पुलिस कंप्लेंट ये भी नहीं होता है, पुलिस परफॉर्मेंस को क्या ही करना है हमने, तो इसका आंसर पुलिस रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है। विच इज एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस ऑफिसर हैज एन अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कौन सा एक ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी होती है कि विदाउट वारंट किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते। मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूं, आप मेरे सामने खड़े हैं और आपने एक मान लीजिए क्राइम कर दिया, ठीक है, आप मेरे सामने खड़े हैं, आई एम ए पुलिस ऑफिसर, आपने मेरे सामने क्राइम कर दिया, ठीक है, मान लीजिए किसी का सिर फाड़ दिया, ऑब्वियसली मैं वारंट का थोड़ी इंतजार करूंगा कोर्ट के, फिर मैं आपको पकड़ूंगा। ऑब्वियसली आपने सीरियस क्राइम किया है, हिनियस क्राइम किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, तो आंसर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस ही है इसमें, ठीक है। तो जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट करके लॉकअप में बंद कर सकती है, ठीक है जी, ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा बेल क्या है, अब इसकी इसमें देखिए आप बेल की डेफिनेशन, बेल इज द टेम्परेरी रिलीज ऑफ प्रिजनर इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी दैट द प्रिजनर विल अपीयर इन कोर्ट एट अ लेटर टाइम। ये एक टेम्परेरी रिलीज है जो प्रिजनर को दिया जाता है, एक सिक्योरिटी मतलब एक सिक्योरिटी के साथ दिया जाता है, उसके बदले कुछ रखा जाता है, यहाँ किसी की गवाही ली जाती है कि भाई आप जो है आप श्योरिटी लीजिए कि आप 20 दिन के बाद इसको पेश करेंगे, या फिर कोई मतलब बॉन्ड्स लिए जाते हैं, पैसा वगैरह कुछ गिरवी रखा जाता है, उसके बदले उसको छोड़ा जाता है। तो बताइए बेल जो है ये टेम्परेरी रिलीज है या बेल एक परमानेंट रिलीज है जो प्रिजनर को दिया जाता है सिक्योरिटी लेकर या बॉन्ड लेकर, या बेल एक टेम्परेरी रिलीज है जिसमें प्रिजनर का वापस कोर्ट में अपेयर होना जरूरी नहीं है, या फिर बेल एक परमानेंट रिलीज है जिसमें फिर वापस से प्रिजनर का कोर्ट में अपेयर होना जरूरी नहीं है। चार ऑप्शन है, एक कि टेम्परेरी रिलीज है और टेम्परेरी रिलीज के बाद प्रिजनर को वापस से आना है, या टेम्परेरी रिलीज है उसके बाद प्रिजनर को वापस से कोर्ट में नहीं आना है, या फिर परमानेंट रिलीज है वापस से कोर्ट में आना है, या फिर परमानेंट रिलीज है और वापस से प्रिजनर को कोर्ट में नहीं आना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा कि एक टेम्परेरी रिलीज होता है जो प्रिजनर को दिया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी, और उसके बाद जब भी प्रिजनर को बुलाया जाएगा तब उसको कोर्ट में अपेयर होना पड़ता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, डैश इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स ए पर्सन टू अपीयर इन कोर्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम एंड ए स्पेसिफिक प्लेस फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। किसी एक खास काम के लिए, किसी एक खास जगह पे और किसी एक खास टाइम पे जब भी किसी पर्सन को कोर्ट डायरेक्ट करती है आने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समन, बेल, पैरोल या 1 and 3। इसका ऑब्वियसली आंसर समन आएगा क्योंकि बेल जो होता है टेम्परेरी रिलीज होता है, ठीक है, प्रिजनर को, और पैरोल जो होता है वो टेम्परेरी रिलीज किसको होता है, पैरोल किसको होता है, टेम्परेरी रिलीज जो कन्विक्ट हो गया होता है, जिसको जेल भेज दिया होता है, जो मतलब जिसपे जुर्म जो है ना साबित हो गया होता है। देखिए बेल किसकी होती है, बेल उस इंसान की होती है जिसपे जुर्म साबित नहीं हुआ होता, उसको जेल में बंद किया गया होता है, वो सिर्फ सस्पेक्शन में होता है, सस्पेक्टेड होता है, अभी उसपे फर्दे जुर्म जो है वो साबित नहीं होता, फर्दे जुर्म अभी सिर्फ आयद हुआ होता है उसके ऊपर, मतलब लगाया गया होता है, अभी चार्ज लगाया गया होता है, चार्ज प्रूव नहीं होता। कभी कभी ऐसे भी होते हैं 4 साल अंदर रहते हैं फिर फ्री हो जाते हैं। वो कैसे फ्री हो जाते हैं, वो ऐसे ही फ्री हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ चीज साबित ही नहीं होती, फिर वो उनको एक्विट कर दिया जाता है ना। तो बेल जो है ना ऐसे बंदे को दी जाती है जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, जिसके ऊपर जुर्म लगा है, चार्ज लगा है, लेकिन साबित नहीं हुआ है। पैरोल उस इंसान को मिलता है जिसके ऊपर जुर्म जो है वो साबित हो गया होता है, उसको जेल हो चुकी होती है, जेल काट रहा होता है, उस इंसान को जो टेम्परेरी रिलीज के ऊपर छोड़ा जाता है उसको पैरोल कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समन। समन है जिसमें आपको कोर्ट बुलाती है किसी एक जगह पे और
किसी एक खास काम के लिए किसी एक खास टाइम पर, ठीक है जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? समन। उसके बाद आ जाएगा डैश इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग अ समन टू विटनेस और डिफेंडेंट इन पर्सन। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं कि डिफेंडेंट या विटनेस को सीधा उसके हाथ में पकड़ाया जाता है, मतलब कोर्ट के अंदर ही यहाँ पे वो चीज लिखना भूल गया हूं मैं, कोर्ट के अंदर ही कभी कभी ऐसा होता है, कोर्ट के अंदर डिफेंडेंट या कोई विटनेस है, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि कोर्ट के अंदर ही तो यहीं इसको समन पकड़ा देते हैं, तो वो कौन सा समन है, उस समन को हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, ऑब्वियसली एक ही समन है वहां पर, फिर दस्ती समन कहते हैं उसको, ठीक है जी। इसका ऑप्शन बनाने नहीं आया मुझे सही तरीके से, जो वारंट चालान तो इसका तुम खाता ही नहीं है, समन है तो समन के साथ ही कनेक्ट कर लोगे। खैर, डैश ऑथोराइजेस अ स्पेसिफिक एक्शन सच एज एन अरेस्ट, सर्च और सीजर। ऐसी चीज जो किसी भी पुलिस ऑफिसर को या किसी भी बंदे को जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, ठीक है, उसको ऑथोराइज करती है, उसको ये मतलब उसको ये परमिशन मिल जाती है, उसको ये अथॉरिटी मिल जाती है, उसको ये पावर दे देता है कोर्ट कि वो किसी भी कोई भी एक्शन करे, मतलब जो उसको कोर्ट बताएगा, या किसी को अरेस्ट करके ले आए, या कहीं पे कुछ चीजें ढूंढने लगे, सर्च करने लगे, या कोई चीज सीज करके लाए। सीजर क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीजें जो ऑथराइज करता है किसी इंसान को या पुलिस ऑफिसर को, तो वो है वारंट। वारंट ऑथराइज करता है किसी इंसान को कोई स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए, या फिर किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए, सीजर करने के लिए। याद रखना ऑप्शंस तभी करेक्ट टिक करना जब चारों चीजें उसमें क्या बोलते हैं फॉल करती है, जब चारों चीजों को वो सेटिस्फाई करेगा उसी ऑप्शन को करेक्ट करना है, वरना कोई एक एक्शन या सर्च करने के लिए तो आपको इनमें से तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक परमिशन भी मिलती है कोर्ट से सीधा, है ना। तो हमेशा जब आंसर टिक करो ना, तो क्वेश्चन को आपने पूरा देखना है कि पूरा क्वेश्चन किसके साथ जुड़ रहा है। एक पार्ट भी कहीं नहीं जुड़ रहा है तो उसको छोड़ दो, वो पार्ट छोड़ दो। जहां पूरा क्वेश्चन पे फिटिंग बैठता है तो वहां पर ही हमेशा टिच्ची मारनी है, टिक करना है, ठीक है जी। Dash means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। एक ऐसा ऑफेंस, सॉरी, एक ऐसा केस, ठीक है जी, जो एक ऐसे ऑफेंस में होता है, मतलब वो कौन सा केस, उस केस का नाम बताना है, किस तरीके का केस होता है, ठीक है, जिसमें किया गया ऑफेंस जो है वो या तो डेथ पेनल्टी के साथ पनिश किया जाता है, या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के साथ पनिश किया जाता है, या फिर उसमें इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा होती है। ऐसा गुना या ऐसा क्रिमिनल केस जिसमें 2 साल से ज्यादा की ही सजा होती है, उससे ऊपर मतलब डेथ तक की सजा हो सकती है उसमें, ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं? वारंट केस कहते हैं, समन केस कहते हैं, दस्ती समन केस कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं। ऑब्वियसली वारंट केस ही इसको कहा जाता है, क्योंकि वारंट ही है जो हेनियस क्राइम्स में आता है, और 2 साल से ज्यादा जिसकी सजा है वो कहीं ना कहीं क्राइम बड़ा होता है, ठीक है। एक ऐसा क्राइम जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो, और वो सजा जो है वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक जा सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट क्या बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट को छोड़ दो, वो डेथ पेनल्टी तक भी जा सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वारंट केस कहते हैं। तो इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। आज हो गया हमारा पार्ट 3, और 4 5 5 6 में इसको निपटा दूंगा, मतलब 100 क्वेश्चंस मैंने लगभग टच करने हैं, मैंने जहां तक अंदाजा लगाया 100 क्वेश्चंस टच हो जाने चाहिए। अगर आप ये 100 क्वेश्चंस कर देते हैं ना, आई एम गारंटीइंग दिस थिंग कि you will pass this exam and you are never going to fail in this portion, I would say। तो कम से कम ये 100 एमसीक्यूज आपने जरूरी लगाने, मैं बड़ा मेहनत के साथ ये करता हूँ। और सब्सक्राइब भी करना है, देखना भी है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है, दूसरों को बताना है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं पढ़ाता ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है जी। और ये जो लेक्चर सीरीज है इसको खत्म करने के बाद मैं आपको एब्रिविएशंस भी लाऊंगा, उसके साथ अलग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी साथ ही में दे दूंगा उसके, ठीक है। और जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी करूंगा, ठीक है, बीच में इसके बाद जब भी हुआ मैं कर दूंगा। तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है, अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये मैं जो एमसीक्यू वाला है इसको प्लेलिस्ट में ऐड करूं या इसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाऊं, या आपने मुझे बताना है। और टेलीग्राम पे मिलेंगी इसकी पीडीएफ, और मुझे मेरा दिमाग मत खाना फालतू, मतलब कहीं से मैसेज करके कि भाई अब दे दो पीडीएफ, नहीं, टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।